हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ आमेर के राजा मान सिंह के बारे में। यह कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड विभिन्न एग्जामों का सिलेबस के महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में शामिल है। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम आमेर के राजा मान सिंह के बारे में। सबसे पहले हम देखें कि आमेर के राजा मान सिंह का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। 1589 से 1614 तक इन्होंने राजा के रूप में शासन किया। इससे पहले मुगल और राजपूत सहयोग की शुरुआत देख लेते हैं कि मुगल राजपूत सहयोग कैसे आरंभ रहा। सबसे पहले मान सिंह के जो बाबा थे भारमल, उनके काल से मुगल और राजपूत सहयोग की शुरुआत दिखाई देती है 1562 ईस्वी से। आमेर वह प्रथम राज्य था जिसने मुगलों के साथ सहयोग, और सहयोगी नहीं बल्कि समर्पण की नीति, उनकी अधीनता की नीति स्वीकार की। अधीनता की नीति स्वीकार की। अच्छा, आमेर के जो शासक थे ये कछवाहा कछवाहा राजवंश कहलाता है इनका, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। आमेर के कछवाहा शासक भारमल या बिहारी मल, जो मानसिंह के बाबा थे, इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान, जब अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, तो सांगानेर के निकट इसके समक्ष उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार की। इस समय समझिएगा कि भारमल अपने ही सगे संबंधियों से राज्य प्राप्ति के लिए उलझा हुआ था। अपने जो परिवार के लोगों से संघर्ष करके अपने राज्य को बनाने में जुटा हुआ था, और जो इससे असंतुष्ट व्यक्ति थे वो अकबर की शरण में जा रहे थे। तो ये जानता था कि अगर मैं अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे लिए अपना राज्य बचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए इसने उस समय व्यावहारिक समझ का परिचय देते हुए 1562 में, जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दिल्ली से समय आगरा राजधानी थी तो जा रहा था, आगरा से जयपुर होते हुए अजमेर। तो जैसे अजमेर, जयपुर, उस समय जयपुर नहीं था, आमेर राज्य था, और आमेर में से सांगानेर के यहाँ से रास्ता गुजरता था। ये आगरा देखिए। तो आगरा उस समय राजधानी थी, मुगल राजधानी, मुगल राजधानी, आरंभिक राजधानी। यहाँ से जब सांगानेर होते हुए जा रहा था अजमेर के लिए, तो इसने अपनी अधीनता स्वीकार की। और जब अजमेर से वापस लौट रहा था आगरा, तो इसने अपनी पुत्री हरखूबाई सांभर में, और ये वो बात ध्यान रखिएगा कि सांगानेर में अधीनता स्वीकार की और सांभर में अपनी पुत्री मानमती या हरखूबाई, जो बाद में मरियम उज्जमानी के नाम से जानी जाती है, और यही सलीम की, शहजादा सलीम या जहांगीर जिसे कहते हैं हम, बाद में जहांगीर नाम से जो शासक बना, उसकी माँ भी थी। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि सलीम नमासा है भारमल का, और जो भारमल की पुत्री है उसका नाम मानबाई या हरखूबाई है, मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हम जो फिल्मी मूवियों में देखते हैं कि जोधा अकबर, तो जोधाबाई इसकी बेटी नहीं है, मोटराय उदय सिंह की पुत्री थी जिसका विवाह सलीम से हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे भारमल राजपूताने के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी का विवाह किससे किया? अकबर से। तो यहाँ पे ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ कि राजस्थान का प्रथम राज्य था कौन सा? आमेर, जिसने मुगलों के साथ अधीनता भी स्वीकार की और सहयोग भी किया। ये दोनों नीति जो अपनाई वो आमेर प्रथम राज्य था। और उसके पहले शासक कौन थे? भारमल, जिसने अकबर के साथ और मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई। अब देखते हैं राजा मानसिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ। ये भारमल के पौत्र और भगवंत दास के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में मौजमाबाद में हुआ, जिसे वर्तमान में हम सांगानेर के नाम से जाना जाता है। मौजमाबाद 2 दिसंबर को। कुंवर मानसिंह का अकबर से परिचय 1562 में हुआ, जब इसकी हुआ मानवती या हरखुबाई का अकबर से विवाह हुआ। उसी समय इसका पहली बार अकबर से परिचय हुआ। 1589 में 1589 में जब भगवंत दास की मृत्यु हुई, भगवंत दास की जब मृत्यु हुई, इसके पिता का नाम था भगवंत दास। इसकी मृत्यु के टाइम पे ही मानसिंह क्या बना? शासक बना। और जब ये आमेर का इसने शासन संभाला तो अकबर ने इसको राजा की उपाधि भी दी। राजा की उपाधि भी दी। अकबर इसको 2 उपाधियां देता है, एक राजा की उपाधि और एक फरजंद की उपाधि। ये बात ध्यान रखिएगा, फरजंद। फरजंद का मतलब होता है बेटा। बाद में ये फैक्ट आएगा भी। देखिए, मानसिंह ने 1562 में से लेके और 1614 तक अपनी मृत्यु तक 1562 में जब से अकबर का परिचय हुआ और अपनी मृत्यु तक अकबर और जहांगीर पहले अकबर के अधीन सेना नायक के रूप में, सूबेदार के रूप में, मनसबदार के रूप में, और फिर उसके पुत्र जहांगीर के साथ। तब ध्यान दीजिएगा, जहांगीर और मानसिंह दोनों, क्योंकि जहांगीर मानसिंह की बुआ का लड़का था। ये बात ध्यान रखिएगा, बुआ का लड़का था, इसलिए ये मामा और बुआ के भाई भाई लगते थे। जहांगीर दोनों के अधीन सेना नायक के रूप में, सूबेदार के रूप में और मनसबदार के रूप में सेवाएं की। देखिए, ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक था ये मानसिंह, राजा मानसिंह। और इसने इसे राजा की उपाधि कब? 1589 में, जब ये शासक बना। और फरजंद की उपाधि ये इसने अपने बेटे की उपाधि से नवाजा। कब? मृत्यु से पहले। क्योंकि राजा मान सिंह अपने आप में बहुत विश्वसनीय था अकबर का, और इसे 7,000 का मनसब भी दिया अपनी मृत्यु से पूर्व। अपनी मृत्यु से पूर्व अकबर की मृत्यु भी 1605 में हुई, 15 अक्टूबर 1605। तो जब इसकी सेवाओं से संतुष्ट हुआ मृत्यु समय में, तो उस समय मृत्यु से पूर्व इसको वो 7,000 का मनसब दिया देता है, जो अपने आप में हिंदू राजाओं में सबसे बड़ा मनसब है। इसके अतिरिक्त इससे बड़ा ये 7,000 का मनसब भी उस समय राजाओं के या जो मुगल बादशाह थे उनके शहजादों को दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी शासक को नहीं दिया जाता था 7,000 का मनसब। तो अपने आप में बहुत बड़ा मनसब था, जो कहीं ना कहीं राजा मानसिंह की
पौत्रता को दर्शाता है। देखिए इसकी उपलब्धियां देखें राजा मानसिंह की। अकबर के रणथंभौर अभियान के दौरान ये बात ध्यान रखिएगा कि 1562 में भारमल ने अधीनता स्वीकार की और मानसिंह और भगवंत दास दोनों को वो अपने साथ ले गया। मानसिंह और भगवंत दास, जो भारमल का पुत्र था भगवंत दास, और भारमल के पोते के रूप में मानसिंह को अपनी सेवा में लेके गया। इन्होंने मुगल सेवा स्वीकार की और उसके 7 साल बाद मानसिंह और भगवंत दास के सहयोग से सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे भगवंत दास जो भारमल का पुत्र था और मानसिंह मानसिंह जो उसका पौत्र था, इन दोनों बाप बेटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? सुरजनहाड़ा को इस चीज के लिए मनाने में कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तो वह के सम्मान को बनाए रखेगा। और अकबर ने इनकी बात भी मानी और सुरजनहाड़ा के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। अब देखें महाभारत महाराणा प्रताप से मानसिंह की भेंट। मानसिंह दूसरे, देखिए बादशाह अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए और संधि करने हेतु जलाल खां कोरची के बाद जून 1573 में कुंवर मानसिंह को भेजा। अब देखिए महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 अपने दूत भेजे थे। अब ध्यान रखिएगा कि जामवंत, आप ये रखिएगा जामवंत का मतलब पहला जलाल खां, जलाल खां को भेजा, जलाल खां को भेजा सबसे पहला। एम से दूसरा मानसिंह, तीसरा है बी से भगवंत दास जो मानसिंह का पिता था, फिर इसको भेजा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, और चौथा व्यक्ति था टोडरमल। जब ये चारों व्यक्ति महाराणा प्रताप को मनाने में असफल हो गए, जलाल खां भेजा 1572 में और बाकी के ये तीनों अभियान 1573 में भेजे गए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये सभी असफल हो गए उसके बाद में महाराणा प्रताप को शक्ति के द्वारा अपने अधीन करने का प्रयास किया अकबर द्वारा। देखिए परंतु मानसिंह महाराणा प्रताप को संधि के लिए राजी करने में सफल नहीं रहे। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 18 जून 1576 अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुंवर मानसिंह को ही क्या बनाया? सेनापति बनाया, प्रधान सेनापति। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि एक हिंदू शासक को अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना की कमान सौंपी। तो कुंवर मानसिंह को सेनापति बनाते हुए एक विशाल मुगल सेना भेजी। 3 अप्रैल 1576 को रवाना की, कहां से? अजमेर से मेवाड़ के लिए। आगे चल के जो मानसिंह है वह मांडलगढ़ में अपना डेरा डालता है महाराणा प्रताप के गढ़ विरुद्ध। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में।
भीलवाड़ा के निकट पहुंच के मांडलगढ़ में क्या डालता है, घेरा डालता है जून 1576 तक। इसके बाद में ये आगे बढ़ता है। मुगल सेना खमनौर पहुंची, जहां पे हल्दी घाटी के पास रक्त तलाई में 18 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और इसमें देखा जाए तो कुंवर मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना विजयी रही, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रही। महाराणा प्रताप कि इस युद्ध में हालांकि पराजय हुई, लेकिन वो स्वयं उन्होंने समर्पण नहीं किया और ना ही वो पकड़े जा सके। इससे अकबर भी नाराज हुआ और कुछ दिनों तक मानसिंह से नाराज रहकर उसका अपने शाही दरबार में प्रवेश करने से रोक दिया उसको। देखिए, मानसिंह के अन्य विजयी अभियान, दूसरे कौन कौन से इसने विजयी अभियान किए थे। एक है काबुल विजय। काबुल विजय 1581 में देखते हैं। मिर्जा हकीम खां, जो अकबर का भाई भी लगता था, दूर का रिश्ते में भाई लगता था, सौतेला। काबुल में मिर्जा हकीम खां के विद्रोह को दबाने के लिए इसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अकबर ने मानसिंह और भगवंत दास को, हकीम खां जो इसका रिश्ते में दूर का भाई लगता था, इसके विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी और स्वयं भी बाद में 1581 में ही अकबर पहुंचा। कहाँ पे, काबुल। और काबुल पहुंचकर भगवंत दास और मानसिंह के सहयोग से इसने क्या की, काबुल विजय प्राप्त। इस काबुल विजय से प्रभावित होकर और इससे खुश होकर सिंधु नदी के तट पर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा, मान सिंह को। किसने, अकबर ने। और इसके बाद 1585 में मान सिंह को काबुल का सूबेदार भी बना दिया। ये आरपीएससी में काबुल का सूबेदार बनाया। ये आरपीएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिंह को काबुल की सूबेदारी कब दी, 1585 में। अच्छा, इसने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया, रोशनाई, जो पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में कबीलाई पठान है और ये अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के लिए बहुत जाने जाते थे और लगातार विद्रोह करते रहते थे। इनके विद्रोह को दबाने में बीरबल और टोडरमल का बहुत महत्वपूर्ण साथ दिया। किसने, मान सिंह ने। अच्छा, इन रोशनाइयों के विद्रोह को दबाने के समय ही बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ये लोग हत्या कर देते हैं बीरबल की। कौन, रोशनाई। और इसके बाद में टोडरमल को इसका नेतृत्व सौंपा जाता है विद्रोही को दबाने के लिए, रोशनाइयों के, जिसमें मानसिंह टोडरमल की सैन्य सहायता करता है और उसको सपोर्ट करता है। बिहार की सूबेदारी, ये देखिए, जिस समय बिहार में कई प्रकार के विद्रोह हो रहे थे और मुगल साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन के सामने आ रहा था, उस समय एक कठिन अभियान की जिम्मेदारी मानसिंह को अकबर द्वारा सौंपी गई। दिसंबर 1587 में अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी गई। तो ये भी आरपीएससी के लिए एक अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आएंगे। काबुल की सूबेदारी कब दी गई, 1585 में। 2 वर्ष बाद दिसंबर 1587 में अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी सौंपी गई। बिहार की सूबेदारी के दौरान न केवल मानसिंह ने वहां के जो विद्रोही शासक थे उनको पराजित करवाया, बल्कि स्थापत्य के क्षेत्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, पहले विद्रोहों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से विद्रोह दबाए। गिद्धौर के शासक पूरनमल
गिद्धौर के शासक पूरणबल को, खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह को और हाजीपुर जो पूर्वी बिहार में पड़ता है वहां के शासक के विद्रोह को दबाया और बिहार में शांति स्थापना की। इस कार्य से प्रभावित होकर अकबर ने कहीं ना कहीं इसको और अधिक जिम्मेदारी देने का निश्चय किया बिहार का। इसके पश्चात इसको उड़ीसा के विद्रोह को दबाने के लिए निर्देशित किया गया। देखिए 1592 में आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी एक बार पूछा जा चुका है, उड़ीसा विजय कब की और किसके नेतृत्व में की मुगल साम्राज्य में? तो मानसिंह के नेतृत्व में की 1592 में। यहाँ पे एक अफगान शासक था नासिर खान। ये मुगल जो साम्राज्य था उसको चुनौती दे रहा था लगातार, इसलिए अकबर द्वारा नासिर खान और अफगान शासकों, अन्य अफगान शासक थे इसके साथ, उनको उनके विद्रोह का दमन करने के लिए मानसिंह को भेजा। और मानसिंह ने उड़ीसा में जाके नासिर खान जो सबसे बड़ा उनका मुख्य सरदार था अफगानी अन्य विद्रोही शासकों का, इस नासिर खान को पराजित किया और उड़ीसा को पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। देखिए अकबर ने इस विजय से प्रसन्न होकर मान सिंह को बिहार के साथ साथ उड़ीसा तो था ही और बंगाल का भी सूबेदार बना दिया 1594 में। 2 वर्ष बाद उड़ीसा विजय के बंगाल की जो सूबेदारी है मान सिंह के लिए एक चुनौतियों भरा काल रहा। चुनौतियों भरा काल। अब इसको समझिएगा कि 1594 से लेके 1605 तक अकबर की मृत्यु से पूर्व तक ये बंगाल का सूबेदार रहा लगभग 11 वर्ष। और इस 11 वर्ष के दौरान जो एक सबसे बड़ा दुख रहा मानसिंह के लिए, इसके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई इस बंगाल के सूबेदारी के दौरान। तो कहीं ना कहीं मानसिंह अपने 3 युवा पुत्रों की मृत्यु से बहुत हद तक टूट गया, इसका निराश और हताश की अवस्था में पहुंच गया। देखिए बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने वहां के कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और पूर्वी बंगाल जो इस समय बांग्लादेश में पड़ता है वहां के शासक केदार को पराजित किया और इसको मुगल शासन के अधीन किया। देखिए राजा केदार जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है इसका क्षेत्र, राजा केदार को पराजित करके 1604 में ये शिला माता की मूर्ति लेके आए वहां से और उसको आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया और शिला माता का मंदिर बनवाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान जो विभिन्न अफगान विद्रोही जो पहले उड़ीसा में दमन किया 1592 में इनका, ये विद्रोही वहां से उड़ीसा से भागकर बंगाल में चले गए और बंगाल में जाने के बाद इनके विद्रोहियों का दमन करने के समय मान सिंह ने अपने 3 युवा पुत्रों को खोया, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। इन 3 युवा पुत्रों की मृत्यु के कारण मान सिंह बहुत निराश अवस्था में पहुंच गया और कहीं ना कहीं इस बंगाल की सूबेदारी से वो दुखी भी हो गया। 1605 तक लगभग 11 वर्ष तक 1594 से लेके और 1605 तक यानी अकबर की मृत्यु तक, अकबर की मृत्यु भी 1605 में हुई, बंगाल का सूबेदार रहा। अकबर ने अपनी मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 से पूर्व ही मान सिंह को अपने पास बुलाया आगरा में फतेहपुर सीकरी में और इसको 7,000 का मनसब दिया और फरजंद की उपाधि भी दी। फरजंद बेटे की उपाधि भी दी। देखिए अहमदनगर अभियान। अकबर की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां बदल गई। कारण क्या था कि सलीम जो उस समय जहांगीर नाम से शासक बना
और मानसिंह। मानसिंह की बुआ का लड़का सलीम था। बुआ कह लो, बुआ कह लो, बुआ का लड़का था सलीम। सलीम का पुत्र था खुसरो। क्योंकि सलीम शराब का आदी था, विभिन्न प्रकार की विलासी प्रवृत्ति का भी था, इसलिए अकबर इससे नाराज रहता था। और अकबर अपने पोते खुसरो को कहीं ना कहीं शासक बनाने के लिए सोच भी रहा था। और मानसिंह का समर्थन प्राप्त था खुसरो को, क्योंकि मानसिंह मामा था खुसरो का, इसलिए इनडायरेक्टली वो खुसरो को समर्थन कर रहा था। सलीम ने विद्रोह भी कर दिया था 1604 के आसपास अकबर के विरुद्ध, इसलिए भी सलीम से नाराज था अकबर। इसीलिए जब मैंने आपको पता है कि राय सिंह का वीडियो पढ़ाया था, राय सिंह के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, तो एक चीज बताई थी कि जहांगीर ने राय सिंह को आगरा में बुलाया अपने समर्थन हेतु। कहीं ना कहीं वो मानसिंह को प्रति संतुलित करना चाहता था और अपना पक्ष मजबूत करना चाहता था। बाद में जब शासक बना जहांगीर, तो कहीं ना कहीं वो मानसिंह से ज्यादा संतुष्ट नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको दक्षिण भारत में जिम्मेदारी दी अहमदनगर के हित को जीतने के लिए। देखिए, अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर से मानसिंह के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे। 1609 में मानसिंह को जहांगीर द्वारा दक्षिण में अहमदनगर के अभियान पर भेजा गया। यहीं पे इसी अहमदनगर अभियान के दौरान 1614 में एलीचपुर, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र में पड़ता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई 1614 ईस्वी में। बाद में देखिए, वास्तुशिल्प का संरक्षक कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन सा स्थापत्य के क्षेत्र में इसने योगदान दिया मानसिंह ने। बिहार में इसने, बिहार में और बंगाल में जब सूबेदार रहा उस समय वास्तुशिल्प को संरक्षण दिया। आमेर में भी विभिन्न प्रकार का निर्माण करवाया। देखिए, बिहार में सूबेदारी के समय मानसिंह ने रोहतासगढ़ में भव्य महल बनवाए। ये बिहार में स्थित है। बिहार में गया नदी के, गया जिले में फाल्गुनी नदी के तट पर इसने मानपुर नामक नगर बसाया और बंगाल में अकबर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसने मानपुर आरपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारा का सारा जो वास्तु स्थापत्य का है, ये पूरा का पूरा जो इसका कंट्रीब्यूशन है, ये आरपीएससी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। रोहतासगढ़ में महल बनवाए, मानपुर नगर बसाया, अकबर नगर बसाया बंगाल में, राजमहल नाम से जाना जाता है जो वर्तमान में। 1592 में इसने अपने यहाँ पे आमेर में भव्य महलों का निर्माण करवाया। पटना के बैकटपुर में एक भवानी मंदिर बनाया, माता का यह भक्त था। बाद में शिला मंदिर भी बनवाया इसने आमेर में। देखिए, गया में, पटना में, मतलब बिहार के सूबेदारी के दौरान ही गया में इसने महादेव का मंदिर भी बनवाया। और गया में ही ध्यान रखिएगा, इसने मानपुर का नगर भी बनवाए थे। मानसिंह ने बंगाल के शासक केदार को परास्त करके वहां से शिला देवी की मूर्ति अपने साथ लेके आया और आमेर के महलों में शिला देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की। देखिए, मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई बंगाल अभियान के दौरान। हालांकि 3 पुत्रों की मृत्यु हुई, लेकिन जो जगत सिंह इसका सबसे प्रिय पुत्र था, उसकी मृत्यु होने के पश्चात उसकी मां कंकावती ने जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। और इस जगत शिरोमणि मंदिर के लिए जो मूर्ति थी, वो मानसिंह कहाँ से लेकर आया? चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लेके आया। संत दादू दयाल के साथ मानसिंह के बहुत अच्छे संबंध थे और ये मानसिंह के दरबार में
आते जाते रहते थे। मानसिंह से बड़े ही अच्छे स्नेहबद्ध संबंध थे। मानसिंह की मृत्यु 1614 में, मैंने आपको बताया, अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर में हुई। इसकी जो छतरी है वो हाडीपुर आमेर में बनी हुई है। विद्वानों के संरक्षक के रूप में देखें हम मानसिंह को, ये आरपीएससी के लिए यहाँ से भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप तैयार रहिएगा कि निम्न में से कौन कौन से विद्वान मानसिंह के संरक्षण, किन विद्वानों को संरक्षण दिया है, किसको नहीं दिया। नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरीके से आ सकते हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले राय मुरारी दास, सबसे महत्वपूर्ण उसमें से आता है मानचरित्र और मान प्रकाश। ये इसने दो किताबें लिखी, किसने? राय मुरारी दास ने। ये इसके दरबार में था। जगन्नाथ, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नाम की इसने रचना लिखी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ भी इसका दरबार में रहता था और संरक्षण इसको दिया। पुंडरीक विट्ठल, इसको भी इसने संरक्षण दिया। राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकार, ये इसकी रचना है। राय मुरारी दास, जगन्नाथ और पुंडरीक विट्ठल। दलपत राज, एक ये भी है। पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम नाम की रचना इसने लिखी। दादू, इसके साथ भी इसके महत्वपूर्ण प्रेमवत संबंध थे और दादू वाणी इन्होंने लिखी। और इसका एक प्रमुख कवि है आपा बारहट। आपा बारहट अपने आप में बहुत ज्यादा समृद्ध था, खुद बहुत धनी संपन्न कवि था। ये भी इसके संरक्षक कवियों में से, विद्वानों में से एक माना जाता है। तो यहाँ से दो टाइप के प्रश्न उत्पन्न होंगे, कौन कौन इसके संरक्षण किस किस कवि को दिया। सकारात्मक प्रश्न भी आ सकता है, निम्न में से किसको नहीं दिया, नकारात्मक प्रश्न भी आ सकता है। और इनकी कृतियों के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आरपीएससी में प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, क्षेत्र है। तो मेरी आपकी शुभकामना है। इस वीडियो में इतना ही। मेहनत करते रहिए, डू हार्ड वर्क एंड टेक केयर। थैंक यू।